हेलो फ्रेंड, आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अ लिक्विड। लिक्विड का कोई बॉडी अगर फ्लूइड में इमर्ज होता है तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले ऊपर पी ए फोर्स लग रहा होगा, प्रेशर इनटू एरिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये इस बॉडी का वेट नीचे लग रहा होगा और नीचे से एक फोर्स लग रहा होगा पी नोट इंटू ए प्लस रो जी एच ये लिक्विड कितना डेप्थ में गया है लिक्विड कंटेनर के इंटू एरिया कर देंगे। तो ये इंटू एरिया, तो नीचे से कितना फोर्स लगेगा एफ वाई का डायरेक्शन। एफ वाई में फोर्स को समेशन क्या होगा, जीरो होगा जब ये पी ए प्लस लिक्विड का वेट माइनस क्योंकि ये ऊपर इस डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों नीचे डायरेक्शन में लग रहा है, तो इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो यहाँ पे फिर इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं कोई भी बॉडी अगर लिक्विड में इमर्ज होता है तो। फिर एसिलेटिंग फ्लूइड, अगर इसी कंटेनर को अगर ए वाई एसिलेट कर दे ऊपर के डायरेक्शन में, तो फिर उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, उसका फ्री बॉडी डायग्राम किस तरह से होगा। तो सेम उस तरह से बनाएंगे। और फिर यहाँ पे प्रेशर कैसे, यहाँ इस बॉडी पे कितना प्रेशर लग रहा होगा अगर ए वाई एक्सीलरेशन से अगर उसको एक्सीलरेट कर दे ऊपर डायरेक्शन में, तो इस तरह से रो एच इंटू जी इफेक्टिव, ग्रेविटी नीचे डायरेक्शन में होगा और ये जी इफेक्टिव यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, फिर से अगर बॉडी हॉरिजेंटल में है, यहाँ पे बॉडी क्या था वाई डायरेक्शन में था, वर्टिकल डायरेक्शन में था, और यहाँ पे हॉरिजेंटल में है। और हॉरिजेंटली एक्स से इसको एक्सीलरेट कर दे तो प्रेशर इस तरह से निकालते हैं। बॉडी पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, ये लग रहा होगा एक्स, इस बॉडी का लेंथ होगा। ठीक है, ठीक है। तो पहले बॉडी क्या था, पहले ये जो कंटेनर था रेस्ट में था, अब उसको एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट कर दिया गया है। तो पहले और बाद में कुछ यहाँ पे एंगल थीटा बनेगा, उसमें बदलाव आएगा। ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं, तो बॉडी क्या है एक्स h1 यहाँ पे h2 हाइट पे है और यहाँ पे h1 हाइट पे है, और ये बॉडी का लंबाई कितना है x है। तो इस तरह से h1 माइनस h2 बाई एक्स इक्वल टू a बाई जी यहाँ पर एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में मूव करा दिया हुआ है, और ये जी एक्सीलरेशन ड्यू ग्रेविटी है इक्वल टू tan थीटा के बराबर होगा ये थीटा। इस तरह से यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अगर यहाँ पे एक टैंक है, ठीक है, टैंक का लंबाई है 3 मीटर लॉन्ग और 2 बाई डेप्थ में है। अगर इसके 1/2 इस टैंक के 1/2 में वाटर भरा हुआ है, अगर इसको 3.27 मीटर पर स्क्वायर से एस्टिमेट करा देते हैं, तो यहाँ पे जो थीटा बनेगा वो क्या होगा वो भी बताना है। और ये एस्टिमेट कराने के बाद ए पॉइंट पे कितना हाइट होगा लिक्विड का कितना डेप्थ होगा, और बी पॉइंट पर कितना लिक्विड में मतलब डेप्थ होगा वो बताना है। तो tan थीटा इक्वल कैसे निकालते हैं, ए बाई जी इज इक्वल टू 3.27 एक्सीलरेशन है और यहाँ पे जी है, तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। फिर tan थीटा एक यहाँ से भी आ जाएगा, जब सेंटर ऑफ मास पे बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे ये बीच में से सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, सेंटर ऑफ मास पे कितना यहाँ से थीटा बनाएगा, यहाँ से ऐसे थीटा बनाएगा। तो बीच में आ रहा है तो इसका लंबाई होगा यहाँ से यहाँ तक 3.3 को हाफ कर देंगे तो 1.2 आ जाएगा। और वाई इसका लिक्विड का कितना ऊपर तक जाएगा, कितना लिक्विड 3.27 मीटर एस्टिमेट कराने पे लिक्विड ऊपर कितना जाएगा, तो उसको मान लेते हैं वाई। तो tan थीटा यहाँ से आएगा वाई बटा 1/1.5 इज इक्वल टू वाई का कितना आएगा 1.5 tan थीटा। मतलब अगर एस्टिमेट कराएं तो इतना लिक्विड ऊपर तक जाएगा। ठीक है, तो डेप्थ एट ए पहले कितना था 1 मीटर था, अब कितना हो गया होगा जब एस्टिमेट करने के बाद उसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये जो हाइट निकला यहाँ पे 1 tan थीटा है, tan थीटा का वैल्यू कितना है 1/3। तो इस तरह से निकालने के बाद 1.5 मीटर आ गया है इसका। और फिर लिक्विड एट बी, मतलब डेप्थ एट बी पे क्या होगा, ठीक उसी तरह से इसमें ऊपर लिक्विड गया होगा तो वो उसमें प्लस कर देंगे 1/tan थीटा, और यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू कितना था ये 0.5, यहाँ पे आया 0.5, उसमें यहाँ पर 1.5 मीटर। मतलब बी पॉइंट पे जो लिक्विड का डेप्थ होगा वो 1.5 मीटर होगा, और ए पॉइंट पे लिक्विड का डेप्थ होगा वो कितना होगा 0.5 होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगला टॉपिक है आर्किमेड्स प्रिंसिपल। आर्किमेड्स प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर कोई बॉडी को वाटर के अंदर इमर्ज किया जाता है, तो वाटर भी इमर्ज किया जाता है, तो उसको एक फोर्स नीचे से एक फोर्स फील होता है वहाँ पे, बॉडी के वेट में एक वेटलेसनेस फील होता है, तो उसी को बोला जाता है आर्किमेड्स प्रिंसिपल। जैसे यहाँ पे अच्छा कहेंगे, ए बॉडी इमर्ज इन वाटर इज एक्सर्टेड बाय अपवर्ड फोर्स कॉल्ड बायोइड फोर्स। बायोइड फोर्स होता है जो लिक्विड उस बॉडी पे फोर्स लगा रहा है ऊपर के डायरेक्शन में। ठीक है, वो फोर्स किसके बराबर होगा, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड।
जो वेट जितना, जैसे कोई बॉडी को वाटर के अंदर डुबाया, इमर्ज किया, तो वो बॉडी कुछ वॉल्यूम से वाटर को हटाएगा। जितना वॉल्यूम उस वाटर हटेगा, उतना ही वॉल्यूम जो है ना वाटर, उसके ऊपर बॉडी के ऊपर फोर्स, अपवर्ड फोर्स लगाएगा। वो किसके इक्वल होगा? बॉडी के वेट के बराबर होगा, mg के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये बॉडी को इमर्ज किया गया है कंटेनर के अंदर, उसका वॉल्यूम है v और डेंसिटी है ρs, और लिक्विड का वॉल्यूम है, लिक्विड का वॉल्यूम कितना है? अगर वो डिस्प्लेस किया वॉल्यूम i vi, और उसका डेंसिटी है लिक्विड का v ρl। तो वेट इज इक्वल टू ऑफ थ्रस्ट, वेट कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और इसको जी से, ये m हो जाएगा और ये g हो जाएगा, तो वेट हो जाएगा। और ये कितना वॉल्यूम वो बॉडी डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, और ये लिक्विड का डेंसिटी इंटू जी कर देंगे, तो इक्वल करेंगे, तो वहाँ पे हमारा अब थ्रस्ट तो ये हो गया, अब थ्रस्ट यहाँ पे ये हो गया, और बॉडी का वेट ये इक्वल होता है। ठीक है, तो वहाँ से एक रिलेशन आता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, फिर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाई लिक्विड ऑफ सब्सटेंस, ये दोनों क्या होता है? बराबर होता है। यहीं से स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक डेंसिटी, मेरा मतलब ये रिलेटिव डेंसिटी जो निकलता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वो वहाँ से आता है। अगर इसमें अगर परसेंटेज चेंज अगर निकालना होगा, तो इस दोनों तरफ से 100 से गुना कर देंगे, तो हमारा परसेंटेज चेंज निकल जाएगा। फिर अगला केस आता है, जब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अगर इक्वल होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो क्या होता है? अगर बॉडी अगर कंटेनर के अंदर इमर्ज किया जाए, तो वो क्या होगा? बॉडी फ्लोट करेगा, वो सिंक नहीं करेगा, वो जहाँ पे छोड़िएगा वहीं पे वो फ्लोट करेगा। अगर डेंसिटी अगर ज़्यादा हो जाता है वाटर की डेंसिटी से, तो क्या होगा? बॉडी कंप्लीटली उसमें सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा। जैसे एक पत्थर फेंकते हैं, तो क्या होता है? वो पूरी तरह से उसमें इमर्ज डूब जाता है, सिंक हो जाता है, क्योंकि उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है लिक्विड के डेंसिटी से। उसके बाद अपरेंट वेट, जब बॉडी को उसमें किसी कंटेनर के अंदर रखते हैं, तो उसमें एक अपरेंट वेट निकलता है। जैसे एयर में कुछ उसका वेट है, और लिक्विड के अंदर डालने के बाद कुछ उसका क्या है? वेट है। तो उस दोनों में डिफरेंस जो होता है, उसी को बोला जाता है अपरेंट वेट। तो अपरेंट वेट कैसे निकालते हैं? बॉडी का एक्चुअल वेट माइनस जो बॉडी अंदर वाटर में रखा गया, उसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे अपरेंट वेट निकाल लेगा। भी और वॉल्यूम ऑफ जी, क्योंकि वॉल्यूम दोनों का सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम जो बॉडी का वॉल्यूम, और यहाँ पे वॉल्यूम वो है जो डिस्प्लेस किया गया है, वाटर डिस्प्लेस किया गया उसका वॉल्यूम। तो यहाँ से अपरेंट वेट निकल जाता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान टॉपिक था। यहाँ से एक एग्जांपल लेकर के हम लोग समझे हैं, और फिर ये फ्री बॉडी डायग्राम बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, समझा जा सकता है। तो ये एग्जांपल देखेंगे। इसके बाद एक कंटेनर है, इसमें एक बॉडी है, जो कि कंटेनर के बॉटम से कनेक्टेड है एक धागा से। इसमें रेस्ट पे टी नोट टेंशन होता रहता है। अगर बॉडी ये कंटेनर रेस्ट पे, तो यहाँ पे टी नोट इस धागा में टेंशन है, और इसके बाद इसमें इस रिलेशन से इसको अपर डायरेक्शन में मूव कराया जाता है। तो उस टाइम जो टेंशन इस स्ट्रिंग में बना, वो कितना टेंशन है, वो हमको फाइंड करना है, फाइंड टेंशन। पहले इसका हम फ्री बॉडी का डायग्राम बनाते हैं इस बॉडी का। तो नीचे क्या लग रहा है? इसमें नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है? टेंशन लग रहा है। फिर नीचे इसका वेट mg लग रहा है, और ऊपर एक फोर्स लगेगा, ठीक है, ऊपर एक फोर्स लगेगा जो कि बायोवेंट फोर्स होगा। तो F इज इक्वल टू, इसका कैसे इक्वेशन है? F इज इक्वल टू टी नोट प्लस mg। फिर यहाँ पे एक्सलेशन अपर डायरेक्शन देने के बाद कितना इसमें टेंशन में, यहाँ पे कितना टेंशन आएगा, ठीक है, कितना टेंशन आएगा, तो नीचे कितना टेंशन टी रहेगा, फिर mg, और फोर्स चेंज हो जाएगा F1, सपोज ए प्राइम फोर्स यहाँ पे लग रहा है। तो नया जो फोर्स होगा, नया फोर्स में जो चेंजेस होगा, वो एफ ब्रैकेट जी प्लस ए बाई जी। यहाँ पे ये इफेक्टिव जी है, क्योंकि ऊपर जाने पे एक्सलेशन ए से मूव कराने पे कुछ जी में चेंजेस आएगा, वो यहाँ पे है। तो एफ प्राइम कैसे निकले? एफ प्राइम इसके बराबर होगा, ये इक्वेशन नंबर 1 होगा। फिर इस वाले में, यहाँ इस वाले फ्री बॉडी डायग्राम में अगर न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन लगाएं, तो एफ क्या होता है? एफ माइनस टी माइनस mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर होगा। इसमें एफ प्राइम का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो टेंशन आएगा टी नोट 1 प्लस ए बाई जी। इसको जब सॉल्व करने के बाद ये टेंशन आएगा। ये सिंपल था। थोड़ा ये फ्री बॉडी डायग्राम में दिक्कत होगा, और यहाँ पे एफ प्राइम निकालने में दिक्कत हो रहा होगा, तो ये कैसे निकलता है वो आप देख लीजिए। उसके बाद आता है स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारा मतलब टेढ़ा वेरा पाइप होता है, या फिर नदी का ऊपर नीचे जो फ्लो होता है, वेव होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें जो पानी फ्लो करता रहता है, उसका
सपोज यहाँ पे V1 वेलोसिटी है और वाटर का, फिर यहाँ पे V2 वेलोसिटी है, फिर यहाँ पे V3 वेलोसिटी है। ये V1 V2 V3 हमेशा कांस्टेंट होगा, और ये जो V1 V2 जरूरी नहीं है कि इक्वल होगा हमेशा, मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। इसी को बोला जाता है स्टेडी फ्लो। उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट आता है कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में क्या होता है कि एक सपोज ये ऐसा एक पाइप है, तो शुरू का एरिया कितना है, शुरू का एरिया ज़्यादा है और यहाँ का एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, लेकिन यहाँ से जो लिक्विड फ्लो होगा, फिर यहाँ से जो लिक्विड कम आउट होगा, बाहर निकलेगा, वो हमेशा सेम होता है। वॉल्यूम रेट जो फ्लो होता है वो क्या होता है, सेम होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, A1 और V1 यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया है और वॉल्यूम है, और फिर A2 V2 यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया और वॉल्यूम है। ये हमेशा दोनों का गुना जब करते हैं, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होता है। ए और बी क्या होता है, वॉल्यूम रेट फ्लो, वॉल्यूम रेट ए इंटू बी क्या होता है, एरिया इंटू वॉल्यूम डी बाई डी टी, जो कि वॉल्यूम रेट फ्लो होता है, यह हमेशा कांस्टेंट होता है। यह लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी क्या होता है, प्रेशर एनर्जी ऑफ लिक्विड, तो ये वर्क डन के बराबर होता है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कैसे निकलता है, प्रेशर इंटू एरिया। ये एक फॉर्मूला होता है, एफ इज इक्वल प्रेशर इक्वल क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। तो ये फोर्स कैसे निकालेंगे, इस एरिया को इधर गुना कर देंगे तो P इंटू हो जाएगा, जो कि फोर्स हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट एल, डिस्प्लेसमेंट सपोज एल डिस्प्लेसमेंट किया तो वर्क कितना होगा, PA L, तो इसके बराबर होगा। यहाँ पे AL किसके बराबर क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है। फिर उसके बाद आता है प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हमको निकालना होगा प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम यहाँ पे है PAL को डिवाइड कर देंगे A इंटू एल से, तो क्या जाएगा प्रेशर, जो कि प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम होता है। फिर उसके बाद निकालेंगे किनेटिक एनर्जी। किनेटिक एनर्जी कैसे निकलता है, 1/2 AV²। इसका फॉर्मूला सिंपल है, याद होगा, ठीक है। फिर उसके बाद किनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर निकालना होगा तो क्या कैसे निकालेंगे, किनेटिक एनर्जी यहाँ पे है, इसको V से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड में वॉल्यूम से, तो ये M बाई वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है। M बाई वॉल्यूम किसके बराबर होता है, डेंसिटी के बराबर होता है। तो ये क्या हो गया, अगर किनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड हमको पता करना होगा तो 1/2 लिक्विड का डेंसिटी इंटू V, यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी अगर हमको पता करना होगा लिक्विड का, तो लिक्विड का पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी सिंपल में क्या होता है, mgh। m यहाँ पे उस बॉडी का क्या है, मास है, और ये h हाइट पे है, h हाइट पे सपोज यहाँ पे है और ये h हाइट है यहाँ पे है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलता है, mgh, ये सिंपल। उसके बाद अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना होगा तो इस साइड में वॉल्यूम से और इस साइड में वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, मास बाई वॉल्यूम क्या हो जाता है, डेंसिटी। मास बाई वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, और ये G इंटू एच। अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लिक्विड का पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे, लिक्विड का डेंसिटी इंटू GH। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो सम ऑफ टोटल, ये क्या होता है, सम ऑफ टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर, किनेटिक और पोटेंशियल। वॉल्यूम, प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम, किनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के सम जो होता है वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है एक आइडियल फ्लूइड के लिए। जैसे यहाँ पे एक ये बनाया हुआ है, ऐसा डायग्राम है, यहाँ पे एरिया A1 है और वॉल्यूम V है। यहाँ से लिक्विड फ्लो करना है, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। फिर इस क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट वॉल्यूम लिक्विड फ्लो करेगा, तो ये जितना मतलब ये H1 हाइट पे और ये H2 हाइट पे है, तो जितना भी प्रेशर इस सब का अगर यहाँ पे कुछ मतलब पोटेंशियल एनर्जी H हाइट पे होगा, फिर किनेटिक एनर्जी होगा, फिर प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो उस सबको अगर सम करेंगे तो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट आता है। प्रेशर P प्लस 1/2 रो V स्क्वायर प्लस रो G H, ठीक है। उसके बाद अगर एग्जांपल यहाँ पे ले कि एक ऐसा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, फिर यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा सा है, तो ऐसा अगर क्वेश्चन है, इसमें अगर कुछ भी पूछे तो दो इक्वेशन बनता है यहाँ पे, A1V A इंटू V1, जो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ पे हम लोग पढ़े, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो एक तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से बनाएंगे, एक इक्वेशन आ जाएगा, और फिर दूसरा इक्वेशन बर्नौली इक्वेशन से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन से आएगा, दोनों का ये क्रॉस सेक्शन एरिया और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया का जो ये होगा, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो वहाँ से इक्वेशन आएगा, सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बर्नौली इक्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ये दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक फ्रेंड आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।